हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं 11वीं में, और महासागरीय जो जल है उसी की हम लोग बात कर रहे थे। एक लेक्चर हमारा हो चुका था इसमें। मैंने आपको बताया कि जल जो है हमारे पृथ्वी पर कितना उपस्थित है, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है। और हमारे पृथ्वी पर जल आपका 75% यानी कि 2/3 होने की वजह से हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। तो बहुत बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी को ही कहा जाता है। क्योंकि जब हम लोग आपका पृथ्वी को आकाश यानी कि अंतरिक्ष से अगर देखते हैं, हमको ये आपका नीली प्रतीत होती है। और नीली होने का कारण है कि 2/3 2/3 भाग पर आपका जल होने की वजह से ये हमें नीली दिखाई देती है। इसके बाद है जलीय चक्र। जलीय चक्र को देखते हैं। वाटर आपका साइकिल क्या होती है, और आप जानते हैं जल को ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। जल का एक आपका साइकिल जैसे रूप में फॉर्म होता है। आप कहेंगे सर ये क्या बात कह रहे हैं आप। तो अगर आप जल को देखोगे, जल में क्या होता है सिंपली, मान लीजिए आपकी वर्षा हुई। ठीक। वर्षा जब आपकी होती है, ठीक, तो वर्षा होने की वजह से क्या होता है, और पानी आपका समुद्रों में पहुंचता है, फिर वो पेपराइज होता है, फिर कंडेंसेशन होती है, फिर उसका संघनन होता है, आपका चेंज होता रहता है। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में समझिए। सबसे पहले जल आपका महासागरों में है। जल पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, और सूर्य का प्रकाश पड़ने की वजह से वो क्या हो गया, आपका वाष्पीकृत हो गया। और वाष्पीकृत होने के बाद ये ऊपर आसमान में गया, बूंदे बनी, संघनन हुआ, संघनन से आपकी वर्षा हुई, और वर्षा हुई वापस फिर नीचे आ गया। तो यही आपका रिवर्सिबल रिएक्शन बार बार होती रहती है। यही क्रिया आपकी दोहराती रहती है। सन होता, धूप निकलती है, जो आपका महासागर है वो गर्म होता है। गर्म होता है तो जल जलवाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है। ऊपर उड़ने के बाद ऊपर जाकर संघनित होता है, आपका ठंडा होकर बूंद बनती है, और बूंद भरने के पश्चात क्या होता है, वो कंडेंसर होकर रेनफॉल। ठीक। इसी तरीके से फिर ये कुछ आपका जो है बहाव में बह जाता है, कुछ मिट्टी सोख लेती है, फिर अंदर ही अंदर आपका प्रवाह होता है और वापस आपका समुद्रों में मिल जाता है। यानी कि एक साइकिल की तरह ही ये पूरा काम करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सारा अच्छे से क्या है। तो पहला हमने इसमें घटक को पढ़ लिया, ठीक, और जो प्रक्रिया है वो पढ़ लिया। सबसे पहले सागर, महासागरों में पहुंचता है, फिर उसमें पहुंचता है, फिर 3 नंबर यहाँ आता है, फिर 4 और फिर 5। ठीक। तो सबसे पहले क्या है, जल आपका महासागरों में जाता है। ठीक। और आपका वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और ऊर्ध्वपातन होता है। वायुमंडल में है तो वो कैसे होगा, कंडेंसेशन की फॉर्म में होगा, और आपका रेनफॉल की फॉर्म में होगा। अगर जल हिम और बाप के वर्षा के रूप में है तो हिम पिघलने से वो आपका नदी के रूप में। धरातलीय जल बहता है तो जल के रूप में ताजा संग्रहण जल का आपका रिसाव होता है। और भौम जल जो है आपका, देखिए ये आपका जल के रूप में विसर्जन और झरने के रूप में हमको देखने के लिए तरीके से ये सारी जगह आपको दिखाई। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। ये आप देखें, कुछ हिमटॉपी के रूप में है, कुछ किस रूप में है, ये सारा हम लोग आपका देख चुके हैं। और मैं आपको समझा रहा था महासागरीय अधल स्थल का विभाजन, यानी कि महासागर के अंदर जो कुछ स्थल आकृति हमको देखने के लिए मिलती है, क्या वो होती है, कैसे उनका है सब कुछ। तो सबसे पहले हमको मिलेगी महाद्वीपीय, जो आपकी सेल्फ महाद्वीपीय ढाल, और महाद्वीपीय समुद्री गहरे मैदान, और महासागरीय गहरे घाटी, मतलब गड्ढे गम। ये 4 चीज हमको आपका महासागर में देखने के लिए मिलते हैं। क्या मिलती है, महाद्वीपीय सेल्फ। मान लीजिए समुद्र है, मैं आपको सेल्फ दिखाता हूं कैसी होती है बच्चों। ये आपका महासागर है। तो एक ये हो गया तट, ये तट आपके अंदर होते हैं।
फिर एक आपकी सेल्फ होती है, फिर सेल्फ के अंदर इस तरीके के ये मैदान होते हैं। देखिए ये मैदान हो गया, ये सेल्फ हो गई, ये और ये क्या हो गए, इसके आपके तट हो गए। तो इस तरह की आकृतियां जो आपका देखने में मिलती हैं, उसी आधार पर इनका विभाजन भी हमको देखा जाता है, वहां देखने के लिए मिलता है। तो मैं आपको दिखा रहा था कि ऊपर पट्टी है, कैसे उनमें आपका सेल्फ मिलती हैं, गर्ते पाई जाती हैं, कैसे इनकी पहाड़ियां हैं, ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। एक एक करके ये सारी चीजें हमको स्पष्ट रूप से बड़े अच्छे से आपका दिखाई देती, ठीक। अब चलिए उच्चावच की लघु आकृति। महासागरीय अधिस्थल की कुछ प्रमुख उच्चावच के अतिरिक्त, जो महासागर है इसमें अधिस्थल की कुछ प्रमुख उच्चावच के अतिरिक्त कुछ आपका लघु आपका महत्वपूर्ण आकृतियां जो हैं पाई जाती हैं, और जो है महासागरों के विभिन्न भागों में प्रचुरता खाई है, अलग अलग मिलती हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, कभी आपने मौका की मिला हो या कि पढ़ने का महसूस हुआ, समुद्रों के बीच में हमको पहाड़ दिखाई, पर्वत श्रृंखला दिख जाती। जैसे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसका आप समझ सकते हैं। देखिए एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की दो श्रृंखलाओं से बना होता है। कैसे हैं, ध्यान दीजिए, दो आपका पर्वतीय श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक विशाल अवमन द्वारा अलग किया होता है। एक विशाल अवमन होता है और उसके द्वारा अलग होता है। इन पर्वतों के शिखर 2500 मीटर तक हो सकती हैं। इनमें से कुछ समुद्र की सतह में भी आपके पहुंचते हैं। कैसा होता है, कुछ इनमें से समुद्री जो आपकी सतह है उसमें भी ये चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। इसका उदाहरण आइसलैंड है और मध्य अटलांटिक कटक का ही भाग। तो आइसलैंड क्या है, एक आपका समुद्र के अंदर पर्वत है और पर्वत पर बसा हुआ एक आपका द्वीप आइलैंड जैसा है। आइलैंड क्या होता है, समुद्र के अंदर कोई आपका टापू की मिट्टी का स्थान बन जाए या कुछ स्थान है, उसी क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। और ये आइलैंड कैसा है, आपका पर्वत का है। तो बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या हो गया कि मध्य अटलांटिक कटक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, आइसलैंड है आपका। कैसा है, आइसलैंड, यानी कि महासागर के अंदर पर्वत का होना ही क्या है आपका, आपको समझ आना चाहिए क्या है आपका बच्चों, मध्य अटलांटिक कटक। ऐसे ही मध्य अटलांटिक कटक के साथ आपके टीले होते हैं। टीले क्या होते हैं, जिनकी चोंच होती है। अब ऐसा ही पाया जाता है समुद्री टीला। नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली के ऊपर उठता है। कैसे उठता है, जो आपका समुद्री तली है उसके ऊपर उठा होता है, किंतु महासागर की सतह तक आपका नहीं पहुंचता। कैसा है, महासागर की सतह पर नहीं पहुंचता। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये 3000 से आपका 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। एम्पेयर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप का विस्तार है। कैसा है, हवाई द्वीप का विस्तार है, ठीक, यहां आपको दिखा दे। और एक इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे सपाट जलमग्न कैनियन, सबसे सपाट जो आपका जलमग्न कैनियन है वो हमको देखा। यह है गहरी घाटियों में होता है, जिसमें कुछ की तुलना कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन से की जाती है। सपाट कैसा होता है, एक आपका नदी है कोलोराडो नदी। अब आपको पता करना है कि कोलोराडो नदी किस देश में बहती है और उसका आपको महाद्वीप पता करना है कि कोलोराडो नदी किस महाद्वीप में है और किस देश में बहती है। और उसी का ग्रैंड कैनियन, अब आपको मैंने कैनियन के विषय में पढ़ा रखा है। जब मैंने आपको बताया था कि जब नदी आपका बहती है तो नदी के अपर्दन, निक्षेपण के से कुछ आपकी क्या बनती है, स्थलाकृतियां, जिसमें मैंने आपको वायु द्वारा अपर्दित आदर्श मतलब वायु से बनने वाली स्थलाकृति, उसमें अपर्दित और आपका निक्षेपण दोनों समझाई थी।
उसी प्रकार आपको हिमानी से अपर्दन और निक्षेपित के द्वारा बनने वाली आकृति, और उसी में मैंने आपको नदी से अपर्दन और निक्षेपित से बनने वाली आकृति को समझाया था। उसी में क्वेश्चन है कि कोलोराडो नदी अपर्दन कर रही है, अपर्दन करते हुए ग्रेट कैनियन बनाती है। अब आपको पता करना है कैनियन क्या है, कुछ बच्चों को पता भी हो गया। और कई बार बड़ी नदियों के मुहाने की ओर विस्तृत होकर महाद्वीप शेल्फ और ढाल के आर पार काटती हुई नजर आती है। बहुत बार क्या होना चाहिए था, उसे आपका नदी के मुहाने शेल्फ और ढाल को काट देती है अंदर तक। और हडसन कैनियन विश्व का सबसे बड़ा जाना माना कैनियन है। तो अगर पूछ लिया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है, हडसन कैनियन विश्व का आपका सबसे बड़ा कैनियन है। ये हमको देखना। एक बार देखिए, ये आपका कैनियन हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया, टीला हो गया, और आपका कटक हो गया। इन दोनों को देखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और देखते हैं। और इसमें है निगमन द्वीप। अब आपको बहुत सारे द्वीप भी दिखाई देते हैं। निजवन, उठे हुए द्वीप। यह है चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं। कैसे हैं, चपटे शिखर वाले समुद्री टीले। चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों पर बनाने की अवस्थिति क्रम से अवतलन के साक्ष्यों से प्रदर्शित है। यानी कि अवतलन के ही के एविडेंसेस के बेसिस पर ही क्या बने हैं, आपका निगमन द्वीप बने हैं। अकेले प्रशांत महासागर का अनुमान है कि 10,000 से भी अधिक समुद्री टीले एवं निगमन द्वीप हैं। कैसे हैं, समुद्री टीले और निगमन द्वीप। इसी के बाद एक बनती है प्रवाल भित्ति, जिसको हम कहते हैं आपका कोरल रीफ। रीफ कहा जाता है, ध्यान दीजिए, प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप गहरे अवतलन के चारों ओर घिरे हुए होते हैं। यह समुद्र यानी कि अनूप का एक भाग है। यह कभी कभी साफ, खारे और बहुत अधिक जल के चारों तरफ घिरे होते हैं। कैसे होते हैं, साफ और जल के चारों तरफ कैसे होते हैं, आपका घिरे हुए होते हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन है, जल के घिरे हुए भी हो सकते हैं उस तरीके से। ठीक, और समुद्र का एक भाग है, उसमें भी ये कभी कभी आपको दिखाई देंगे, साफ और खारे होंगे और आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे। महासागरीय जल का तापमान, जो महासागरीय जल है उसका तापमान हमको, महासागरीय जल का तापमान इस खंड में विभिन्न महासागरों के तापमान का स्थानिक एवं ऊर्ध्वाधर विभिन्नता है। स्थानिक मतलब वो किस स्थान पर है, उनका लोकेशन क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर है, नीचाई पर है। इन पर डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है कि महासागरीय जल भूमि की सतह और ऊर्जा, सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं। तो महासागरीय भूमि जल कैसे होता है, सौर ऊर्जा। सौर मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो किरणें, उनके माध्यम से ही क्या होता है, आपका गर्म होता है। ठीक, इन्हीं के माध्यम से गर्म होता है। और समुद्रों स्थल की तुलना में जल का तापमान शीतलन प्रक्रिया आपकी धीमी होती है। यानी कि मैंने पहले ही बताया, समुद्र का जल धीमी से गर्म होता है और धीमे से ठंडा, यानी कि जहाँ जल्दी गर्म होता है जल्दी। लैंड और जल की यही एक दोनों में यूनिक विशेषता है। लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी, जबकि महासागर देर से गर्म होते और देर से ठंडे। तो कुछ हमने महासागरीय उच्चावचों को पढ़ा, लघु पढ़ा, उनसे महासागरीय कटक, उनमें आपका महासमुद्री मैदान, तट इत्यादि को देखा। अब एक बार रिवीजन करिए, घर जाकर पढ़िए, कोई डाउट बनेगा मैं एक बार फिर आपको हम दोबारा रिवीजन कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।